नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 हमारा देश भारत के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम भारत के भौगोलिक विस्तार, भारत के क्षेत्रफल, भारत के पड़ोसी देश, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर हम इन सभी को मैप से अच्छे से समझेंगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हमें इसके विस्तार के बारे में बताया गया है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर तथा पूर्व से लेकर पश्चिम, मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह इस सब रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी भिन्नता है। इस विभिन्नता से ही हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष सन 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। देखिए दोस्तों, अगर आप भारत के उत्तर, पूर्व, पश्चिम या दक्षिण किसी भी क्षेत्र में जाते हो तो आपको वहाँ पर उनकी बोली, भाषा, पहनावे व उनके खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है। तभी तो कहते हैं कि भारत विभिन्नता के साथ भी एकता का प्रतीक है, मतलब भारत एक राष्ट्र में बंधे हुए है। अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर जनसंख्या के मामले में चीन है, जबकि दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जनसंख्या हमारे देश भारत की है। स्थिति, भारत की स्थिति क्या है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीयमान समय में बहुत अंतर होता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों कहा जाता है। इसके बारे में हमने पहले की वीडियो में भी पढ़ा। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। किसे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर रेखा कहा जाता है। तो चलिए अब हम इसे मैप में अच्छे से समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भारत की स्थिति क्या है।
देखिए दोस्तों, आप इस चित्र में देख सकते हो कि भारत बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में आपको यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को मिल जाती है। जबकि अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो उत्तर से लेकर दक्षिणी मतलब कन्याकुमारी तक इसका विस्तार आपको 3200 किलोमीटर देखने को मिलता है। जबकि अगर हम अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के कच्छ तक की बात करें तो इसका विस्तार आपको 2900 किलोमीटर देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार कितना है व पूर्व से लेकर पश्चिम तक। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम भारत की स्थिति का पता लगाते हैं कि भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए हमने पृथ्वी को अक्षांश रेखाओं में बांटा है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, वह पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। आपको एक और रेखा को याद रखना है जो कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। कौन सी? 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जो कि भारत के मध्य से होकर जाती है। अब आप यहाँ पर जानने की कोशिश कीजिए कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अभी आप इतना ही समझिए और इनके बारे में डिटेल हम अभी आपको बताएंगे। तो भारत की स्थिति क्या है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, अगर हम भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तृत है। अगर हम भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम तक देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। क्योंकि इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, इसका मतलब लैटिट्यूड, तथा जो लंबी रेखाएं होती हैं इन्हें हम देशांतरीय रेखाएं कहते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूड। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक और लाइन के बारे में याद रखना है जो कि है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह भारत की मानक समय रेखा है। इसे हम भारतीय यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको ध्यान रखना है कि यह रेखा कहाँ से कहाँ तक गुजरती है। भारत के पड़ोसी देश। तो चलिए अब हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पता लगाते हैं कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। उनके नाम, चलिए अब हम उनके नाम मैप में देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। देखिए, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यह 7 भारत के पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा को साझा करते हैं। श्रीलंका और मालदीव, यह भारत के द्वीपीय यानी जो द्वीप वाले हैं वह भारत के पड़ोसी देश हैं। आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत और श्रीलंका के मध्य एक पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। देखिए, दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। अब हम भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत एक विशाल देश है। अब आप जानते हो कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य था वह अब 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इससे आपको ध्यान रखना है। भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? तो चलिए अभी हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे और आपको यह भी ध्यान रखना है कि वह राज्य और उनकी स्थिति क्या क्या है, मतलब वह किस जगह स्थित हैं। आपको क्रम में उनके नाम और उनकी स्थिति को याद रखना है।
2 जून सन 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। देखिए, आपको यहाँ पर तेलंगाना राज्य की डेट को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है कि तेलंगाना नया राज्य कब बना। लेकिन यह उस समय 29वां राज्य था। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया है, तो अब देश में कुल 28 राज्य हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, देश को राज्यों में बांटा गया है और राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भारत के 28 राज्य कौन से हैं? तो चलिए अब हम उनके नाम को जानते हैं। देखिए दोस्तों, आप इस मैप में भारत के राज्यों के नाम देख सकते हो कि भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो चलिए अब हम इन्हें समझते हैं। हिमाचल प्रदेश जो कि राज्य हैं, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और सिक्किम। भारत की 7 सिस्टर्स के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, इनके नामों को भी आपको याद रखना है। इसके अंदर आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। यह भारत के 7 राज्य जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो यह कुल 28 राज्य, इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो उसके अंदर आता है, यह तो अब डिवाइड हो चुका है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह किस प्रकार है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। पुडुचेरी 3 राज्यों में है। पुडुचेरी की कुछ शाखाएं आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साइड देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप दमन द्वीप और दादर और नागर हवेली को देख सकते हो, जो कि अब एक है। दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, यहाँ पर आप चंडीगढ़ को देख सकते हो, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह हमारे केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके नाम आपको याद रखने हैं और इनकी स्थिति भी आपको याद रखनी है कि कहाँ पर कौन सा राज्य है। जल और निक्षेप। जल और निक्षेप किसे कहा जाता है? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदियाँ। एक नदी है सरिता, जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, उसे सहायक नदी कहा जाता है। भौतिक विभाजन। तो चलिए दोस्तों, अब हम भौतिक विभाजन के बारे में बात करते हैं कि भारत का भौतिक विभाजन किस प्रकार होता है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। देखिए दोस्तों, अगर आप भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण में जाओगे तो सबसे पहले आपको पर्वत देखने को मिलते हैं, फिर मैदान, फिर पठार, फिर तट और लास्ट में आपको द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी का मतलब सुरक्षा करने का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय का मतलब क्या हुआ दोस्तों? बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। कितनी पर्वत श्रृंखलाओं में? 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। मतलब पहले नंबर का हिमालय कौन सा हुआ? बृहत हिमालय या हिमाद्री हिमालय। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, यह दूसरे नंबर का हिमालय है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। शिवालिक तीसरे नंबर पर आता है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है।
तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि पहले नंबर पर कौन सा हिमालय आता है, बृहद हिमालय या हिमाद्री, जो कि सबसे उत्तर में स्थित है। दूसरे नंबर पर आता है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, जो कि बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तीसरे नंबर पर आता है शिवालिक हिमालय, यह सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। मतलब भारत के जो उत्तरी मैदान हैं उनमें जनसंख्या अधिक है। देखिए, क्या आप जानते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पर है दोस्तों, उत्तरी मैदान के दक्षिण में, और इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। देखें दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, अरावली श्रृंखला। इसके बारे में हमने पहले की वीडियो में भी पढ़ा था। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। नर्मदा और तापी नदियां कहाँ से निकलती हैं, विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों से। ये पश्चिमी की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और तापी दोस्तों पश्चिम की तरफ बहती हैं और यह अरब सागर में मिलती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला, लौह, अयस्क की प्रचुरता है। क्योंकि इससे पहले की वीडियो में भी हम पठारों के बारे में पढ़ चुके हैं। पठारों के अंदर जो है खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखिए, आपको यहाँ पर प्रवाल भित्ति के बारे में बताया गया है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। क्या आपको पता है कि भारत में प्रवाल द्वीप कौन सा है? देखिए दोस्तों, भारत में लक्षद्वीप, यह प्रवाल भित्तियों के समूह के द्वारा निर्मित एक द्वीप है, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रवाल द्वीप किस प्रकार दिखता है। तो चलिए अब हम इन सभी बातों को एक बार मैप में देख लेते हैं, जिससे कि हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर मैप दिया गया है। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे उत्तर में आपको हिमालय दिया गया है, जिसे हम बृहद हिमालय कहते हैं। उसके ही नीचे आपको लघु हिमालय दिया गया है। फिर उसी के दक्षिण में आपको शिवालिक हिमालय देखने को मिल जाता है। अब हम पर्वतों से नीचे आते हैं तो आपको मैदान देखने को मिलते हैं, जो कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तथा सिंधु नदी के द्वारा
लाए गए अपवादों के द्वारा बने हैं। देखिए, कभी कभी आपसे एग्जाम में सिंधु नदी की सहायक नदियों के क्रम भी पूछ ले जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, उनके उत्तर से दक्षिण में क्रम बताने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सिंधु की झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। कौन कौन सी नदियाँ? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। इन नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। तो सिंधु नदी, गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इन मैदानों का निर्माण होता है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है? भारत के पश्चिम बंगाल में। आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मरुस्थल की। महामरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत में एक ही मरुस्थल है जिसे हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यह आपको पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है, भारतीय महामरुस्थल। और यहीं पर आपको अरावली पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार भी राजस्थान राज्य में है। देखिए, आप यहाँ पर डार्क येलो कलर में देख सकते हो कि पठार किस प्रकार विस्तृत हैं। पठारों के अंदर खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको विंध्य श्रेणी देखने को मिलती है और विंध्य श्रेणी के ही दक्षिण में आपको सतपुड़ा श्रेणी देखने को मिलती है। यहाँ से नर्मदा और तापी नदी निकलकर अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। तो नर्मदा और तापी नदी पश्चिम भारत में बहती हैं और यह दोनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। जबकि अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कावेरी। यह नदियाँ पूर्वी भारत में बहती हैं और यह बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि पश्चिमी घाट एकदम लगातार श्रृंखला में है, जबकि पूर्वी घाट थोड़ा टूटा फूटा है। क्यों? क्योंकि पूर्वी घाट से आकर कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसलिए। जो कि अभी हमने आपको बताया कौन कौन सी नदियाँ, महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, यह नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। देखिए दोस्तों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। और आप इस लाइन को जानते होंगे कि इसे हम क्या कहते हैं? तट कहते हैं। अब पूर्वी घाट और पूर्वी तट, पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट, इन दोनों के बीच में जो स्थित मैदान होता है, इसे हम लोग तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। अब आप समझ गए कि तटीय मैदान किसे कहते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं इसे अच्छे से। देखिए, यहाँ पर आपको अंडमान और निकोबार द्वीप देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको लक्षद्वीप द्वीप समूह देखने को मिलता है, जो कि प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्मित एक द्वीप है। कौन सा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह हैं। इस वीडियो में हमने हिमालय के बारे में पढ़ा, सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ा, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, नर्मदा और तापी नदियों के बारे में पढ़ा, जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और फिर अरब सागर में आकर मिल जाती हैं। फिर हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यह नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। फिर हमने पठार के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पढ़ा, पूर्वी घाट, पूर्वी तट और पूर्वी मैदान के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने लास्ट में देखा कि यहाँ पर हमें कुछ द्वीप समूह दिए गए हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। यह एक प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप समूह है, जो कि अरब सागर में स्थित है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है। देखिए, भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष सन 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जी हाँ, हम जानते हैं कि सन 2004 में कौन सा द्वीप समूह
काफ़ी प्रभावित हुआ था सुनामी से, तो वह है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। सन 2004 में इस द्वीप समूह पर सुनामी आई थी। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंगें हैं जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए, और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।